हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री सूचना में। इस वीडियो में हम क्लास 10वीं का चौथा जो चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले पर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चौथा जो अध्याय है जाति धर्म और लैंगिक मसले, यानी जात और धर्म से संबंधित कुछ मसले हैं उन पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं परिचय की। तो पिछले अध्याय हमने पढ़ा था कि सामाजिक विविधताओं लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। ठीक है, राजनीतिक में सामाजिक असमानता का अभिव्यक्त कोई भी असंभव बात नहीं है। कई बार तो हम अभिव्यक्त लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होता है। इस अध्याय में हम इस विचार को भारत के लोकतंत्र कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले बात करेंगे कि जाति धर्म में जितने भी भेदभाव हो रहे हैं उनके आधारित सामाजिक विशेषताएं असमानताएं कैसी हैं, राजनीतिक में अभिव्यक्त कैसी हैं, उनको बारी बारी से हम गौर करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र में क्या नुकसानदायक है, क्या लाभ है। उसके बाद जो है यहाँ आप किताब को रीड करते रहिएगा। लैंगिक मसले और राजनीति क्या है, तो बात करेंगे निजी और सार्वजनिक विभाजन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि लड़के और लड़कियों का पालन पोषण क्रम से यह मान्यता उनमें मन में बैठ जाती है कि औरतें मुख्य से जिम्मेदारी गृहस्थ चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। ठीक है, यह अधिकतर चीज परिवारों के श्रम और लैंगिक विभाजन से झलकती है। ठीक है, औरतें घर के अंदर सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चे को देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मर्द सारे काम नहीं कर सकते हैं। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हें सारे काम के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी से यह काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोई पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरत के घर के बाहर काम करना न करते हो। जो ऐसा भी नहीं है कि गांव की स्त्रियां पानी के जलवान घुटने से लेकर खेत कटने तक काम करती हैं। शहरों में भी अब देखेंगे कि यहाँ कोई गरीब स्त्री मध्यवर्गीय परिवार की नौकरानी काम कर रही है और मध्यवर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं घरेलू कामकाज के अतिरिक्त आमदनी के लिए कुछ काम करती हैं, लेकिन उनमें कामकाज से ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। उन्हें दिन रात काम करने के लिए श्रेय नहीं मिलता। श्रम के लिए इस तरह विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरतें को घर के चार दीवारी में सिमट कर रह गई है और बाहर सार्वजनिक जीवन पुरुषों के लिए कब्जे में आ गया है और मनुष्य जाति का आबादी औरत के हिस्सा आधा है। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ जो है अब लैंगिक मसले की बात करें तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब जानते ही हैं पूरा, तो ये टॉपिक अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कुछ समय का उपयोग दिया गया है। दैनिक घंटे और मिनट जो है कैसे कहते गतिविधियाँ, आमदनी वाले कामकाज 6 बजे तक काम करते हैं। ठीक है, घर का कामकाज इतना बजे, कुछ यहाँ उपयोगिक जीवन दिया गया है। चलिए देखते हैं, हमारे देश की आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों के काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी तो प्रति प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है अभी भी, बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ महिलाओं के साक्षरता दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। देखिए यहाँ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ जो अभी भी महिलाओं की जो
साक्षरता है वो 54% यहाँ बताया गया है, और जो पुरुषों की 76% बताया गया है, तो अभी भी कम है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियां को भी सीमित संख्या में उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब स्कूल परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगह उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़कों लड़कियों दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। ठीक है, इसी स्थिति में चलने पर अभी ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष मजदूरी दी जाती है। बहरहाल काम कर रहे क्षेत्रों में पानी, खेल कूद, दुनिया से लेकर सिनेमाघर तक, कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक महिलाओं का पुरुषों की तुलना में बहुत मजदूरी मिलती है। ठीक है, भले ही दोनों के ने समान काम किया हो, लेकिन भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाहत होती है कि लड़के को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देना लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देना तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इस देश में लिंग का अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया है। साथ ही लगा कि नक्शा बताता है कि कई जगहों पर इसका अनुमान गिरकर 850 से करीब 800 तक नीचे चला गया है। देखिए, महिलाओं और पुरुषों के बारे में भेदभाव हो रहा है यहाँ की तुलना रोजाना 1 घंटे से ज़्यादा करती हैं, पर उनका ज़्यादातर काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते, इसीलिए अवसर उसके काम का मूल्यवान नहीं माना जाता। समान मजदूरी संबंधित अधिनियम कहा गया है कि समान काम के लिए समान। महिला के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए खास तौर पर असुरक्षित है। वे अपने क्योंकि वह अपने मारपीट में अनेक तरह की घरेलू हिंसाएं झेलती हैं। देखिए, विश्व में क्षेत्र में संशोधन महिलाओं की संख्या, देखिए विश्व में औसत जो है 24% यहाँ दिखाया गया है, और देश अलग अलग, देखिए जो है अलग अलग देशों में इतना परसेंट महिलाएं 29%, और भारत में जो है सबसे कम 11.8% संसदों में महिलाओं की संख्या। अब बात करते हैं कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ व्यवहार वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह, महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक औरत का सत्ता नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरीका है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए हमारे राजनीतिक दृष्टि से। भारत में विधायिका महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.36% तक पहुंच सकी, लेकिन राज्यों की विधानसभा में उनका प्रतिशत 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर 1 दुनिया में काफ़ी नीचे है। ठीक है, आप चित्र में ऊपर देख सकते हैं। भारत इस मामले में अफ्रीका, लातीन अमेरिका के कई बार विकासशील देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी तक आ जाती है, पर मंत्रिमंडल पुरुषों के अध्यक्ष रहा है।
इस समस्या का सुलझाने के लिए एक तरीका तो निर्वाचन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से उचित शिक्षा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी भी व्यवस्था की गई हैं जो स्थानीय सरकार यानी पंचायतों नगरपालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख ज़्यादा है। ठीक है, किताब को पढ़ते रहिएगा। महिला गठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश किया गया था, पर 10 वर्षों से अधिक से अधिक वह लटका पड़ा है। अभी भी राजनीतिक पार्टियों का इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सकता। लैंगिक विभाजन की इस बात पर एक मिसाल कुछ खास किस्म सामाजिक विभाजन को राजनीतिक रूप से देने के लिए जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है तो वंचित समूह में को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठाना तो लाभ में पाना संभव है? यहाँ जो है टॉपिक है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीतिक। ठीक है, धर्म की बातें हो रही हैं। एकदम अलग किस्म की सामाजिक विभाजन पर चर्चा करें, यानी कि धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन और जैसा संभव नहीं है कि विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज ही बड़ी व्यापक हो चली है। भारत में समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि हमने उत्तरी आयरलैंड में मामले देखे थे। अगर लोग अपने धर्म को मानने लगे, उनकी पूजा पद्धति की मान्यता अलग अलग, तब गंभीर भेदभाव पैदा हो सकता है। लैंगिक विभाजन विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीतिक में पैदा अभिव्यक्ति होता है। देखिए यहाँ क्या कहा है, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म का उनका मतलब है हिंदू इस्लाम जैसे धर्म को न होकर नैतिक मूल्यों के साथ जो कि सभी धर्मों से जुड़े। और उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म का द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। देखिए, अपने देश को मानवाधिकार समूह का कहना, इस देश के सांप्रदायिक दंगों मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। ठीक, यहाँ बात करें तो महिला आंदोलन कहा जाता है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं के भेदभाव करने। इन आंदोलनों की मांग कि सरकार को इन कानूनों को समतुल बनाने के लिए उनमें बदलाव करना चाहिए। ये सभी मामले धर्म राजनीतिक से जुड़े हैं, पर यह बहुत गलत और खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से निकले प्रचार आदर्श मूल्य राजनीतिक में एक भूमिका निभा करते हैं। लोग को एक राजनीतिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों हितों के और मांग को राजनीतिक में उठाना अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म कामकाज पर नजर रखनी चाहिए। अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है तो किसी के दमन और सहयोग की भूमिका निभाता है तो उसे रोकना चाहिए। अगर शासक सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उनको कामकाज कोई बुराई नहीं है। देखिए, राजनीतिक जो है उनमें जो है सभी धर्मों को एक समान लेकर चलना होता है। ठीक है, यहाँ बात करेंगे सांप्रदायिकता क्या होता है। देखिए, समस्या तब शुरू होती है कि जब धर्म राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाता है। पिछले अध्याय में आयरलैंड के उदाहरण से राष्ट्रवाद ऐसी एक अवधारणा से जुड़ा है खतरों को देखता है।
समस्या तब विकराल हो जाती है जब राजनीतिक में धर्म की अभिव्यक्ति या समुदाय विशिष्ट में दावे पर पक्षारोपण के रूप लेने लगती है। तब अनुयायी दूसरे धर्म वालियों के खिलाफ मोर्चा खेलने लगते हैं। ऐसा तब तक होता है जब तक धर्म के विचारों दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई धार्मिक समूह अपनी मार्गों से दूर समूह के विरुद्ध खड़ा करने लगता है। इसी प्रक्रिया को राज्य के अपनी सत्ता इस्तेमाल के लिए एक धर्म के पक्ष करने लगता है। तो स्थिति वो विकट होने लगती है जब राजनीतिक धर्म को इस तरह तोड़ने को जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। ठीक है, कुछ पॉइंटें हैं सांप्रदायिकता के लिए। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है कि संप्रदाय हमारे देश में लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। यह हमारे संविधान निर्माण की चुनौती के प्रति सचेत है। कारण यह है कि धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुनना और इसके आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसके बारे में हमारे साल पढ़ चुके हैं। देखिए, जाति और राजनीति क्या होता है। देखिए, हमने राजनीतिक और सामाजिक विभाजन दो अभिव्यक्ति देखी। ठीक है, इनमें से एक मोटे तौर पर सकारात्मक और लाभदायक है तो दूसरी नकारात्मक और नुकसानदेह है। आइए हम अंतिम प्रमुख विभाजन यानी कि जाति राजनीतिक पर चर्चा करें। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष में हैं। ठीक है, तो गाइस आप आगे थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और जो है यहाँ कुछ क्वेश्चनों को आपको दिखा देते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन ये भी दिए गए हैं, प्रश्नावली क्वेश्चन। देखिए जो है सांप्रदायिकता से संबंधित कथनों को गौर करते सांप्रदायिक आधार कीजिए। क्वेश्चन क्या है, जीवन में उन सभी पहलुओं को जिक्र करें जिसमें भारत की स्त्रियों के साथ साथ भेदभाव और कमजोर स्थिति होती है। ठीक है, अभी बताया ना, विभिन्न तरह के संप्रदाय राजनीतिक का व्यवहार दे, साथ साथ उदाहरण भी दे। बताइए कि भारत में किस तरह की जातियां समानता जारी हैं। दो कारण बताइए कि जो सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनाव नतीजे तय नहीं हो सकते। ठीक है, आप क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ